रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय श्रोताओं, आज एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके बीच में कार्यक्रम मन की आंखों से लेकर के। और जैसा कि पिछले कार्यक्रम में आपसे बात की थी कि ये हमारा दरअसल कार्यक्रम है वो कुछ सप्ताह तक एक सीरीज के रूप में चलने वाला है, क्योंकि जनवरी में हम लोग जो दृष्टिबाधितों के मसीहा जिनको कहा जाता है, लुई ब्रेल साहब, उनका जन्म दिवस भी मनाएंगे और साथ ही साथ विश्व ब्रेल दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है बड़े पैमाने पर। तो उसी के तहत हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, हमारे जो मेहमान हैं, हमारे जो विशेषज्ञ कहें या जिनका इतना अनुभव रहा है डिसेबिलिटी फील्ड में, श्रीमान डॉक्टर आर.एस. चौहान सर, जो कि देहरादून से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। तो चौहान सर, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। तो श्रोताओं, जैसा कि मैं बता रहा था कि चौहान सर से पिछले कार्यक्रम में हमने उनके जीवन पर, उनके संघर्ष पर, उनकी उपलब्धियों पर बातचीत की और बातचीत के अंत में उनसे ब्रेल लिपि उनके जीवन में क्या महत्व रखती है, यहाँ तक हमने बात की थी। अब आज और आने वाले कार्यक्रमों में हम ब्रेल लिपि के क्रमिक विकास पर डॉक्टर चौहान सर से बात करेंगे। मुझे लगता है कि आप सबको ये जो जानकारियां हैं ये बहुत ही पसंद आएंगी और हर एक सुनने वाले के लिए ये जानकारियां बहुत उपयोगी भी साबित होंगी, ऐसी उम्मीद हम सब करते हैं। तो श्रोताओं, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। और कार्यक्रम आज हम शुरू करते हैं चौहान सर के साथ एक बार फिर। तो चौहान सर जी, जैसा कि आपने बताया पिछले कार्यक्रम में कि आपके जीवन में ब्रेल लिपि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा और ये किसी भी दृष्टिबाधित के लिए निश्चित रूप से ब्रेल लिपि अपने आप में एक सहायक से कम नहीं है। तो ब्रेल लिपि का जो इतिहास है सर, लगभग 200 वर्ष पुराना है जहां तक मेरी जानकारी है। जी जी। तो उससे पहले भी दृष्टिबाधित तो होते ही होंगे। निश्चित रूप से। तो सर, उससे पहले आपके अध्ययन में आपने क्या पाया कि दृष्टिबाधित साथियों के अध्ययन का माध्यम क्या हुआ करता था सर? जरा सा इस पर प्रकाश डालें प्लीज। देखिए, ऐसा है त्रिवेदी जी कि समाज में सामान्य दृष्टिबाधित या दृष्टिहीन व्यक्ति की स्थिति जो है वो तो आप समझ सकते हैं जी, लेकिन साथ ही ये भी मानिए जी कि हर युग में, जी, हर समय जी, कहीं ना कहीं पर जी, बहुत जो कुशाग्र बुद्धि दृष्टिहीन थे, जी, उन्होंने अपनी प्रतिभा, अपनी बौद्धिक क्षमता जी, के आधार पर यस सर, समाज में एक स्थान बनाया और प्रसिद्धि उसमें उन्होंने पाई। जैसे जितना भी हो, जैसे हमारे अपने देश में हालांकि स्थिति अलग अलग सभ्यताओं में कुछ अलग थी। 2 मिनट में मैं इस पर प्रकाश डालूंगा संक्षिप्त सा। जी 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 जी। जैसे हमारे यहाँ भारतवर्ष में और जो हमारी सभ्यता संस्कृति है उसमें कम से कम सामान्य दृष्टिहीन को शुरू से ही जीवन का अधिकार तो प्राप्त था जी। इससे मेरा अभिप्राय यह है कि ऐसे कोई उदाहरण हमें अपने इतिहास में नहीं मिलते भारत के, जब दृष्टिहीन व्यक्तियों, बच्चों को मार दिया जाता हो, उनको यमुना में, गंगा नदी में फेंक दिया जाता हो जी। तो जीवन का अधिकार तो शुरू से था। हाँ, इसके बारे में जानकारी क्योंकि नहीं है, पर ये सोचा जा सकता है कि एक समय ऐसा था कि जो बालिकाएं थी जी, सामान्य बालिकाओं को भी समाप्त करने की कुप्रथा थी हमारी संस्कृति में। सच्चाई को मानने से कभी इनकार नहीं करना चाहिए। जी सर। तो उसमें अगर कोई दृष्टिबाधित बच्ची पैदा होती होगी, मैं नहीं समझता कि उसको कोई बहुत स्नेह मिलता होगा या उसका सत्कार होता होगा जी। पर ऐसी कोई जानकारी लिखित रूप में नहीं, बल्कि हमें ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने शासन काल में जी, जैसा भी था एक आश्रय गृह अच्छा, बनाया था और उसमें
और विकलांगों के साथ साथ दृष्टिहीन निराश्रित व्यक्तियों को भी रहने खाने की सुविधा उसमें दी जाती थी जी, क्योंकि उन्होंने तो पशुओं के लिए भी बनाए थे आश्रय गृह जी। तो एक तो ये बात है। दूसरी स्थिति ये है कि हमारे यहाँ शुरू से ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं। अब उसको लिखित इतिहास में तो नहीं कहा जा सकता, पर किंवदंती या ये है, जैसे कि हमारे जो 4 वेद हैं जी, उनमें से कहा यह जाता है कि ऋग्वेद की कुछ ऋचाएं एक दृष्टिहीन ऋषि थे जिनका नाम था दीर्घतमा। अच्छा। जी हाँ जी। तो उन्होंने उनमें ऋग्वेद में अपना कुछ योगदान दिया है, पर यह है कि वो बात वेदों की है। उसमें फिर मैंने ये भी पढ़ा कि बाद में वो दृष्टिवान भी हो गए, कुछ और स्थिति बनी जी। लेकिन ऐसा उदाहरण मिलता है दृष्टिकोण अगर हम देखें। उसके बाद महाभारत प्रसिद्ध हमारा जो है महाकाव्य है जिसमें धृतराष्ट्र जी की जानकारी मिलती है। तो मेरा अपना विचार ये है कि धृतराष्ट्र ऐतिहासिक पात्र है या नहीं है, इस पर तो बात कुछ अलग अलग व्यक्तियों की राय हो सकती है जी। पर मुझे ये जरूर लगता है कि दृष्टि बाधित व्यक्तियों के प्रति जो उस समय के समाज की सोच थी जी, उसको जरूर वो प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए उसको बड़ा निरीह दिखाया है। जी। मतलब राजा का बेटा होते हुए भी उसको एकदम निरीह दूसरों पर बिल्कुल परावलंबी ऐसा व्यक्ति की जो अपने महत्वाकांक्षी भी कहीं ना कहीं उसको बताया है। महत्वाकांक्षी होता तो कोई बात नहीं है। जी। वो तो मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। जी सर। लेकिन उसे दुष्ट बताया। दुष्ट, हाँ, अगर स्पष्ट शब्दों में कहूँ, हाँ बिल्कुल सर। एक ऐसा व्यक्ति जैसे कहावत बन गई है भाई, धृतराष्ट्र का पुत्र मोह। जी। अब पुत्र मोह तो सब में होता है, हाँ, किसमें नहीं होता है। जी, किसमें नहीं होता। और बल्कि 21वीं सदी की और 20वीं सदी की तो पीड़ा ही यही रही है सबसे बड़ी। तो फिर जी सर। तो उसमें केवल धृतराष्ट्र का पुत्र मोह करना। जी। तो वो मुझे लगता है जिसने भी उसकी रचना की, मेरा विचार ये है कि उसके अपने विचार दृष्टि बाधितों के प्रति, चाहे उसे आप ये कहो कि वो धार्मिक आधार पर या दूसरे आधार पर वो दिखाया गया। लेकिन जो व्यक्ति आप देखिए जो अपनी पत्नी को नियंत्रित नहीं कर सकता, नियंत्रण से मेरा मतलब कि उसको वो समझाने में असमर्थ है। उसकी पत्नी आई और उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। जी। तो इसे आप उसका मोह या प्रेम कहेंगे पति के लिए, या ये कहेंगे कि उसको जो पीड़ा मिली क्योंकि वो कहीं और विवाह करना चाहती थी, कर दिया उसका विवाह एक अंधे के साथ। अब उसके पास कोई उपाय था नहीं तो उसने कहा ठीक है, बदला मैं तुमसे ठीक ठाक ले लूंगी। तो ये तो बदले की भावना से मैं कहूंगा, क्योंकि अगर वो वाकई उसमें ज्ञान था, समझदार था, तो वो ये कहता कि देखिए बात ये गांधारी की, अगर आप इतना कष्ट अनुभव कर रही हैं जी, तो मैं कैसे फिर उस जीवन का आनंद ले सकता हूँ या आप से लाभान्वित हो सकता हूँ। तो आपने ऐसा कर लिया, मैं स्वयं हूँ, तो हम तो अलग अलग आश्रमों में रहेंगे ताकि हमारे बच्चों पर इसका कोई प्रभाव न पड़े। अब उसको उल्टा दिखाइए कि उसके 100 पुत्र थे, चाहे इसका अर्थ यही हो कि ज्यादा थे। तो संक्षेप में ये कि मेरे विचार से वो एक नकारात्मक दृष्टिकोण है, और क्योंकि वो एक ऐसा ग्रंथ है उस पर टिप्पणी करना अपने आप में एक अलग बात हो जाएगी जी। पर निश्चित रूप से मेरा ऐसा सोच है, राइट। अच्छा, जब मैंने कहा जीवन का, पश्चिमी सभ्यताओं में जीवन का अधिकार भी ब्लाइंड को, बाधित को बाद में मिला। जैसे पहली दूसरी शताब्दी तक जी, ये आम बात थी स्पार्टा में, एथेंस में, जहाँ माने शारीरिक शक्ति पर बहुत विशेष बल था। जी। हमारे यहाँ भी था,
लेकिन हम केवल ये नहीं मानते थे कि युद्ध ही करना है, और लोग भी थे। वहां बहुत बल था, तो वहां तो ये आम बात थी। लिखित उदाहरण इसके मिलते हैं जी कि दृष्टिबाधित बालकों बालक बालिकाओं को पहाड़ की चोटी से गिराकर नदी से बहाकर नदी में, और बाद में जो बुजुर्ग थे उनको कई बार जीवित जो है दफन कर दिया जाता था मिट्टी में। जी जी जी। तो काफी बाद में जाकर जब ईसाई मत थोड़ा प्रचलित हुआ, उसमें थोड़ी दया भावना, तो उनको एक तरह से जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार, जीवन का जीने का अधिकार मिला। लेकिन साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, कुछ ना कुछ हर जगह ऐसे होते रहे लोग। उदाहरण के लिए 308 ईस्वी में एक दृष्टिहीन हुआ जो जन्म से ही था लगभग, डिडिमस। अच्छा। बड़ा विद्वान था, और वो जो है इतना जिज्ञासु था कि उसके जो शिष्य थे वो पढ़ते पढ़ते थक जाते थे, वो सुनते सुनते नहीं थकता था। तो उसने कुछ बिंदु नोट करने के लिए, बाद के लिए उसने लकड़ी के अक्षर बनवाए। अच्छा। और उनमें वो कुछ कुछ लिख के रख लेता था, शायद कोई शब्द, कोई वाक्य ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो बाद में अकेले में उस पर मनन कर सके। मतलब कॉन्सेप्ट वही था, उभरे हुए अक्षरों वाला। बिल्कुल, ये कहेंगे कि उभरी हुई लिपि का कॉन्सेप्ट तो पूरी तरह से नहीं था, लेकिन उभरी हुई कुछ सूचना जिसे उस स्पर्श के माध्यम से तख्तियों पे उसने जोड़ लिए और फिर ये कर लिया जी। तो ये दुनिया में पहला उदाहरण मिलता है जब एक दृष्टिबाधित डिडिमस का। जी हाँ, तो उसने इस तरह से विद्वान था। उसके बाद में अलग अलग तरह कुल मिलाकर के सर ये कह सकते हैं कि ब्रेल से पहले लोग अपने अपने तरीके से अपने शिक्षा के रास्ते ढूंढ लिया करते थे। क्यों सर? बिल्कुल। अच्छा, उदाहरण के लिए जी निकोलस थे, 17वीं शताब्दी में बहुत बड़े गणितज्ञ हुए। जी जी जी। उन्होंने भी जो ब्रेल नहीं थी लेकिन अपनी स्मरण शक्ति और एक गणित की थोड़ी सी वो बनाई थी पट्टिका, उससे वो करते थे। और आपको आश्चर्य होगा जी कि वो न्यूटन के शिष्य थे। ओ क्या और बात स्वयं न्यूटन ने जी विश्वविद्यालय से ये कहा, एक अलग से डिग्री दिलवाकर, जी कि उनको वहाँ प्रोफेसर बनवाया। तो ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। फ्रांस में मिलानी नाम की एक महिला थी दृष्टिहीन, जो मैप वैप और ज्योमेट्री में बड़ी विशेषज्ञ थी। तो ऐसे कई, लेकिन ये उदाहरण ऐसे थे, चाहे वो मारिया थेरेसा थी या मिलानी थी या और भी कुछ लोग थे, मेटकाफ, जॉन मेटकाफ, ये लोगों ने आगे बढ़े और ये दिखाया कि ब्लाइंड को अगर थोड़ी सुविधा मिल जाए जी तो वो बहुत कुछ कर सकता है। ये है कि पढ़ने लिखने की सुविधा तो उतनी नहीं थी, पर किसी ने मोम के अक्षरों से बनाया, किसी ने लकड़ी के अक्षर, किसी ने टिन के अक्षर, इस तरह से वो व्यक्ति का अच्छा सर, इसमें मेरे 3 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपसे। जी बताइए। एक तो ये कि क्या जॉन मिल्टन के बारे में भी कुछ बताया जाता है कि उनका क्या तरीका था? देखिए ऐसा है, जो जॉन मिल्टन है आप जानते हैं, वो अंग्रेजी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे जी। और उनकी स्थिति ये थी कि विश्वविद्यालय में वो अपना जो पाठ्यक्रम है कई वर्ष में पूरा कर पाए जी। तो जो आप जानकारी खोजबीन से थोड़ा मिलता है वो ये जी कि उन्हें दिखाई देता था, लेकिन दृष्टि रोग या यूं कहिए दृष्टि उनकी सीमित थी, कम देख पाते थे, जिसे आप कह सकते हैं अल्पदृष्टि कह सकते हैं उनको हम। जी। तो धीरे धीरे वो दृष्टि समाप्त होती गई। जब उनका पैराडाइज गेन एंड पैराडाइज लॉस्ट की बातें आती तो उस समय अंत में वो अपनी बेटी को डिक्टेशन के माध्यम से जो है अपनी रचनाएं करते थे जी। और इस तरह से वो आगे बढ़े, लेकिन स्पर्शीय लिपि को लेकर उन्होंने कोई काम नहीं किया। विद्वान थे निश्चित रूप से। अच्छा, एक मेरा सर प्रश्न, दूसरा प्रश्न ये है इसमें जो 3 मैं कह रहा था, जो है दयानंद सरस्वती जी के जो गुरु हुए हैं स्वामी विरजानंद जी हाँ जी, तो कहते हैं कि वो भी दृष्टिबाधित ही थे। बिल्कुल बिल्कुल। उनका सर एक तो बहुत ज्यादा उल्लेख भारत में क्यों नहीं किया जाता है, और दूसरा मतलब अपने आप में उनका भी तो कोई न कोई तरीका रहा होगा। निश्चित रूप से जी। ऐसा है कि वो दृष्टिहीन तो
बाल्यकाल से ही थे। जी तो उनके जीवन के विषय में तो मैं बहुत उसमें नहीं जाऊंगा। जी 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 लेकिन ये है कि जब घर से उन्हें बाहर निकलना पड़ा, कुशाग्र बुद्धि जी निश्चित रूप से थे वो, जी तो ऐसे ही घूमते घामते किसी तरह ये हरिद्वार और दूसरे स्थानों पर पहुंचे। विद्वानों से उनका संपर्क हुआ, उन्होंने सीखा और फिर क्या है कि उस पे उन्होंने काफी काम किया। जी लेकिन जैसे कि पहले सामान्यतया हुआ करता था हमारे गुरुकुलों में, जी तो स्मरण शक्ति के आधार पर अधिक चीजें वो अपने ज्ञान वर्धन के लिए याद करते थे, संस्कृत के श्लोक और व्याकरण और ये सब। जी तो उन्होंने वही माध्यम अपनाया, जी स्मरण शक्ति का। अच्छा तो ये उनका जो है स्मृति आधारित ज्ञान था। जी और फिर उनकी क्योंकि स्मरण शक्ति बड़ी सशक्त थी। जी और एक बात ये भी है वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जी कि आप किसी अंग या किसी भी फैकल्टी का जितना उपयोग करते हैं, वो फैकल्टी आपकी उतनी सशक्त हो जाती है। आजकल आप देखेंगे कि हम क्योंकि आमतौर से सामान्य की भी बात कर रहा हूँ और ब्लाइंड की भी, जी तो फोन नंबर्स जैसी चीजें भी हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, बटन दबाया और वो कांटेक्ट हो जाए। जी जी आज आप ब्लाइंड से भी पूछे उनसे कि भाई ये नंबर है, कहते यार याद कौन रखे, मुझे नोट करना पड़ेगा, अब भी मेरा मोबाइल। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर आपकी। अब ये सुविधाएं मिलने से जी। तो अच्छा, दूसरा आप देखिए, कंप्यूटर आ जाने से पहले हम बचपन में जितना भी है कम ज्यादा सभी जी अपनी जो स्पेलिंग्स हैं, वर्तनी है, याद किया करते थे। जी 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 क से कबूतर, ख से खरगोश, मतलब ये था कि वो फिर वो हो जाता था। अच्छा, अंग्रेजी की स्पेलिंग्स याद करते थे। अब उसको याद करने की जरूरत है ही नहीं, आप कंप्यूटर को कमांड देते हैं स्पेल चेक की, वो सारी स्पेलिंग्स जो भी हैं यूके इंग्लिश, यूएस इंग्लिश, उससे वो करेक्ट हो जाती हैं। जी जी तो कोई भी आदमी याद क्यों रखेगा भाई, ये बताओ। और तीसरा क्वेश्चन मेरा सर ये है कि जिस प्रकार भारत में हम लोग इन सब की बातें किया करते हैं, जो अध्ययन आपने बताया अभी, डेडिमस हो चाहे थेरेसा हो या जो भी हो, इसी प्रकार जैसे भारत में हमारे सूरदास जी का बड़ा उल्लेख आता है, या हम दृष्टिबाधित को एक तरह से पहचान ही दे दी जाती है। तो भारत के जो दृष्टिबाधित लोग हुए हैं, क्या उनकी चर्चा विदेशों में होती है कभी? आपने कोई अध्ययन इस तरह का किया है क्या सर? मेरा प्रश्न ये है। देखिए, ऐसा है कि एक बात आपको ये बताऊं जी कि उस दिन भी मैंने कहा था कि हमारे जब व्यक्तिगत संबंध जी बन जाते हैं जी, तब जो दूसरे व्यक्ति हैं वो हमें हमारी जो आंतरिक क्षमताएं हैं जी, जो हमारी इंसाइट है या और शक्तियां जी, उनकी ओर ध्यान देते हैं, कोई भी। और जब तक सामान्य व्यक्ति केवल दूर से ही देखता है दृष्टिहीन को, तो वो थोड़ा बहुत जाने भी तो वो ज्यादा उसके विषय में जानना चाहता भी नहीं है, तो जानता ही कम है, ठीक है ना। जी जी जी। तो धारणा भी उसकी वैसी ही होती है समाज की, सब कुछ होते हुए। तो पहला तो ये कि जैसे ब्रजानंद जी की आपने बात की जी, हालांकि एक आध मोटी पुस्तकें उन पर लिखी गई हैं जी, लेकिन और जो चीज बहुत कम जानते हैं, जिसपे मैं अगर कोई भी सुनने वाला आगे बढ़े, शोध करे, जी जी जी, वो बताना चाहता हूँ यहाँ जी। बहुत कम जानते हैं एक आध व्यक्ति, और बहुत उसमें थोड़ा। जी, स्वामी ब्रजानंद जी ने जी, स्वाधीनता संग्राम में भी काफी योगदान दिया है। अच्छा, क्या बात है। जी हाँ, जी 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 जी। अब मैं इतना नहीं जानता जी, और उस पर खोज अगर की जाए अलग से, जी जी जी, कि वो जहाँ जहाँ जाते थे तो स्वतंत्रता संग्राम की कुछ बातें करते थे, निश्चित रूप से धार्मिक दृष्टिकोण से ही बताते होंगे, क्योंकि राजनीति के नहीं थे पर प्रेरित करते थे, तो वो भी जानकारी बहुत कम है। जी, इसी तरह से आपने जैसे कहा कि उनकी चर्चा दृष्टिहीन विद्वान के रूप में जी, स्वयं कारण जो भी हो, स्वामी दयानंद जी ने जी भी सीमित की है, सीमित रूप से। यही बात समझ में नहीं आती है सर। जी 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 जी, नहीं, इसके कारण अलग हो सकते, मेरा कोई आक्षेप नहीं है। जी जी जी, पर क्यों, ये तो विचारणीय विषय है।
आपको और देता हूँ, आप राजस्थान के हैं जी। राजस्थान में भी ऐसे व्यक्ति हो। हरियाणा के एक बहुत बड़े राजनीतिकार थे दृष्टिबाधित, लक्ष्मी चंद को सब जानते हैं जी। लेकिन उस वक्त जो है एक बस्ती राम भी थे जी। वो दृष्टिहीन थे। जी। तो लक्ष्मी चंद ने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि दृष्टिवान होने के कारण ये अपनी मंडली सांग वांग करते रहे। वो बेचारा रागनी वागनी गा के जो है जी। काम चलाता था। जी। तो अवसर नहीं मिले। और एक बात और जो मजे की है, स्वयं लक्ष्मी चंद के जो गुरु हैं जी वो दृष्टिहीन थे। ओहो, बताइए। जी हाँ। अच्छा। इस पर एक ही व्यक्ति ने, दिल्ली के प्रोफेसर थे, उन्होंने रिसर्च की थी। उन्होंने, मैं उनकी वार्ता सुन रहा था, उन्होंने ही बताया कि लक्ष्मी चंद के गुरु जी दृष्टिहीन थे। ओके। और ऐसा एक आधा नहीं है। सूरदास जी का प्रचार या जानकारी इसलिए हुई एक कवि के रूप में, जी। कृष्ण भक्त के रूप में, दृष्टिहीन के रूप में नहीं हुई। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बचपन में हम कई बार सुनते थे, नहीं उन्होंने तो आंखें फोड़ ली थी, ये कर लिया था। तो कई लोग तो उन्हें दृष्टिहीन अब भी नहीं मानते। जी। ये जो कारण है। और एक आदमी ऐसे गट्टू महाराज हुए महाराष्ट्र में, जी। बच्चू सूर हुए यूपी में, बड़े विद्वान थे। जी। और उसके बाद जिनको मैंने स्वयं सुना, शायद आपने भी नाम सुना हो पर जानकारी कम है। जी। एक थे जो गंगेश्वरानंद जी। 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 वो पूर्ण दृष्टिहीन थे। उनका एक आध प्रवचन मैंने सुना है। अच्छा। गंगेश्वरानंद धाम दिल्ली में है, बहुत बड़ा, हरिद्वार में है। महाराज वो बिना किसी नोट के, बिना किसी ब्रेल लिपि को जाने कितना बढ़िया प्रवचन करते थे। जी। एक ही सुना मैंने। और जब मैं सुन रहा था तब मुझे मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा ये भी दृष्टिहीन है। अच्छा। मुझे तो इसलिए पता चला नहीं तो मुझे भी नहीं चलता। इसी तरह आज भी यूपी के एक बहुत बड़े, मतलब धार्मिक दृष्टि से तो विद्वान हैं ही, रामायण के प्रकांड पंडित हैं। जी। ब्रेल उन्हें भी नहीं आती है। जी। स्मरण शक्ति और दूसरे से करते, मैं नाम लेने से बचना चाहूंगा। जी। 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 क्योंकि भाई वो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। जी, कहीं ना कहीं वो चित्रकूट से आप इशारा तो नहीं कर रहे हैं सर? हाँ, उस ओर है। जी। 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 ठीक है। जी हाँ, ठीक है। ठीक है। तो विद्वान है। जी। जी। रामायण पर उनकी बड़ी पकड़ है। जी, निश्चित रूप से। मैं कई बार उनसे मिला हूँ व्यक्तिगत रूप से, लेकिन मैं यही कह सकता हूँ जी कि प्रकांड पंडित हैं, रामायण के विशेषज्ञ हैं। जी। और बहुत शिष्य हैं उनके। जी। लेकिन उनको दृष्टिहीन होने के नाते वो जो है, हालांकि उन्होंने एक स्कूल भी खोला ब्लाइंड का, वो बात अलग है। जी। 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 तो ऐसे ही जो बात आपने दूसरी कही थी, मैं आ जाऊं जल्दी से। यूरोप में क्योंकि भारतीय संस्कृति और जिसे कहते हैं इंडोलॉजी, उस पर तो बहुत काम हुआ है जी। लेकिन भारत के जब ब्लाइंड आगे बढ़ने लगे, थोड़ा बहुत पढ़ने लगे जी, जो आम तौर से 20वीं शताब्दी का ही जी, एक कहना चाहिए कि अंदर संभव हो पाया जी। वो इसलिए वहाँ पुराने जमाने के लोग नहीं मिलते। वहाँ इसलिए हो पाया कि वहाँ की कई दूसरे लोगों ने भी हिस्ट्री में ब्लाइंड का जो था वो नाम लिखा और उनके बारे में चर्चा की। इस तरह से उनके जो ग्रंथ थे, जो पुस्तकें थी, वो हमारे तक ज्यादा फैल गई। अब कहने को तो मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से जी, अमेरिका में, जर्मनी में, जी, इंग्लैंड में जी, हमारे भारत के कई दृष्टिबाधित विद्वान हैं और अपने अपने विषय के बड़े विशेषज्ञ हैं। जी, ये भी बता दूं मैं, जी, उनके बारे में भी हमारे देश में तो बहुत कम लोग जानते हैं। जी, तो विदेशों में हमारे लोग जो हैं वो कम जानकारी है उनके बारे में। जी, बाकी हाँ, जानकारी तो है, क्योंकि हेलेन केलर ने, जो मैं बता सकता हूँ, यहाँ आई तो कम से कम हेलेन केलर ने बड़ा अच्छा काम किया। कम से कम एक ब्लाइंड के बारे में उन्होंने
जो कुछ लिखा जी उसकी वजह से वो ब्लाइंड, वो मैं नाम ले सकता हूँ मेरे गुरु के तौर। अडवाणी जी जो हैं बहुत ही, क्या बात है। वो एक भारत सरकार में 1947 में क्लर्क के तौर पर गए थे जी वो भी बड़ी मुश्किल से। जी तो उन्होंने जैसे जैसे मेहनत की, कुशाग्र बुद्धि थे, और फिर धीरे धीरे उन्होंने किसी तरह, मतलब नौकरी में आने के बाद उन्होंने बीए किया, ये किया, बहुत कम लोग जानते हैं। जी 47 से पहले तो उन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया था। जी 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 ये समझ लीजिए आप, क्योंकि बड़े मुश्किल थी, किसी ने करने नहीं दिया। जी तो बाद में उन्होंने नौकरी मिलने के बाद पढ़ते गए, फिर तो उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, बड़े विद्वान थे जी। तो। लेकिन उनकी योग्यता के साथ साथ उनको दो सहारे मिले। सबसे पहले जब यहाँ सेंट डंस्टन इंस्टीट्यूट बना तो वो टीचर थे और उनका संबंध बन गया सर क्लूथा मैकेंजी से। अच्छा। जो न्यूजीलैंड के थे और उस समय सर की उपाधि बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी जी। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया लाल अडवाणी साहब को। उनके टाइम में ही वो जो हैं प्रसिद्ध हो गए, पेरिस तक गए वगैरह वगैरह। और उसके बाद हेलन जब आई तो ब्लाइंड समझ के, क्योंकि यही एक पढ़े लिखे थे, तो इनको कहा गया। तो अडवाणी जी जाते थे हेलन जी के साथ में। जी जी। नेहरू जी से भी मिले। हेलन तो जो है जवाहरलाल नेहरू से कई बार मिली जी। उसमें क्या किया कि स्वयं हेलन केलर ने उनको एक लेटर दिया था जी लिखकर कि ये एक अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति है, अगर इसे प्रोत्साहन मिले तो अच्छा काम कर सकता है। जी। उस लेटर ने बड़ा योगदान निश्चित रूप से दिया। वो नेचुरली डिप्टी सेक्रेटरी रैंक और डायरेक्टर यहाँ पहले थे NIVH के। जी। तो इस तरह से जिसको योगदान, अच्छा वो प्रसिद्ध थे वहाँ पर, और कोई पुस्तक अलग से उन पे लिखी हो वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो जापान भी जी जी। तो सर ये मतलब लुई ब्रेल जी के साथ ब्रेल लिपि की वजह से नाम जुड़ा या उनका नाम ही लुई ब्रेल था? और हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसमें मैं छोटी छोटी जानकारी आपको दूं। जी 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 जी। 3-4। जी सर। एक तो है, कई लोग गलती से जी ब्रेल को भाषा कहते हैं। हाँ जी। कई लोग कहते हैं जी दृष्टिहीन ब्रेल भाषा से पढ़ते हैं। जी। पहली बात है कि ब्रेल कोई भाषा नहीं है जी। ये लिपि है। ठीक है। जैसे दृश्य लिपियां हैं हमारे यहाँ, रोमन लिपि है या चित्र लिपि है कहीं कहीं पर, ठीक है ना। जी जी जी। देवनागरी है जी। तो ये दृश्य लिपियां हैं और शब्द और भाषा अलग है जी। अब देवनागरी में हिंदी भी हम लिखते पढ़ते हैं, बिल्कुल, मराठी भी लिखते पढ़ते हैं जी। इसी तरह से। तो ये है रेखा आधारित लिपियां। जी। रेखा, लाइन, जी जी। लाइन खींची जाती है, चाहे रोमन लिपि हो चाहे देवनागरी हो। ये अच्छा, कई कई चित्र लिपियां जैसे कैंटोनीज और मैंडरिन का है, जापानीज का भी थोड़ा सा जी। पर है, उसमें भी रेखाएं और कुछ चिन्ह है ना। जी। ब्रेल जो है ये स्पर्श लिपि है मुख्यतः। पहली बात तो ये अंतर, ये स्पर्श लिपि है, ये छू के पढ़ने के लिए है जी। इसीलिए उंगली से पढ़ा जाए। दूसरी इसकी बात ये है कि लुई ब्रेल जो है जी, वो लुई नाम था, ब्रेल उनका सरनेम था। जी जी। तो क्योंकि उन्होंने ही इस पर काम किया जी, एक तरह से प्रेरणा लेकर जी, पूरा रूप दिया इसको लिपि का, तो उनके नाम पर ये लिपि जानी जाने लगी ब्रेल लिपि। और कई लोग, स्पर्श लिपि में भी अंतर है, यहाँ भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जी जी जी। जिसकी चर्चा बाद में कभी हम कर सकते हैं, आज ना सही। जी। वो ये है कि जो रेखा आधारित लिपियां हैं जी, उनको भी स्पर्श लिपि बनाया जा सकता है या बन सकती हैं और बनाई गई। सबसे बड़ी बात ये, जी जी जी। जैसे आप समझें, उभार कर या खोद कर, कई शिलालेख आपने देखे होंगे जी। शिलाओं पर काट काट कर उसको अगर अक्षर बनाए जाते हैं जी, और आपको उंगली से छूने को दिए जाएं तो आप भाई उसका जो गहराई है या मोटाई है
उसको बता सकते हैं ये लाइन यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई। तो वो अक्षर जो है आप इसलिए पढ़ पाए कि उसकी मोटाई या गहराई है कुछ। दृष्टिवान लोग जरा ध्यान दें शिलालेखों पर। बिल्कुल सही है सर। तो वो भी स्पर्श लिपि बन सकती है जी। अच्छा, इसी आधार पर कुछ स्पर्श लिपियां बनी भी और कुछ लोग उनको ब्रेल के, जैसे एक सज्जन थे वो ब्लाइंड थे, मून, उनका नाम था विलियम मून जी। उन्होंने इन्हीं रेखाओं को लेकर रोमन लिपि को थोड़ा सरल करके जी लिपि बनाई दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए जी। वो आज भी थोड़ा जिंदा है। उसको कहते हैं मून लिपि, मून सिस्टम जी। तो ऐसा हुआ, लेकिन ये जो है पूर्णतः जी स्पर्श लिपि है। और आप जानते हैं हम लोग कि लुई का जन्म तो सामान्य बालक के रूप में हुआ था। बिल्कुल सर। दृष्टिवान थे। जी 4 जनवरी 1809 को, जी। लेकिन 5 वर्ष की आयु तक वो पूर्ण दृष्टिहीन हो गए, क्योंकि एक चमड़े, उनके जो पिताजी थे वो चमड़े की दुकान था जी। एक्चुअली, घोड़े की लगाम वगैरह बनाते थे। जी तो एक दिन उसी से खेलते हुए किसी इंस्ट्रूमेंट से वो एक आंख में लगा, वो खराब हुई, तो फिर धीरे धीरे दूसरी खराब हुई और फिर उन्होंने थोड़ा स्कूल जो गांव में था वहां पढ़ा। जी। फिर उनको जो पेरिस का पहला स्कूल था दुनिया का, जो वेलाती ऑय ने जी स्थापित किया था जी। 1784 में, जी उसमें उन्होंने दाखला लिया जब करीब वो 10 वर्ष के थे। जी। तो वहीं उन्होंने पहले, और ये बड़ी मजे की बात है कि जो उनके गुरु थे जी। ऑय, बहुत से लोग उसका उच्चारण अंग्रेजी को देखते हुए करते हैं वेलेंटिन हॉय, पर दरअसल उनके नाम का उच्चारण है, फ्रांसीसी थे तो वेलाती ऑय। अच्छा। जी जी तो जी। उन्होंने उस स्कूल में वो पढ़े सीखा, तो पहले उनको भी वही सिखाया गया था, जी रेखा आधारित जो लिपि थी, और उसे हमारे साहित्य में, हिस्ट्री में जाना जाता है लाइन टाइप सिस्टम्स। जी। लाइन टाइप सिस्टम्स का मतलब है बहुत से थे कि वो लाइंस के आधार पर थे। जी। खैर, तो जब ये वहाँ थे स्कूल में, जी। तो एक डॉट बेस्ड सिस्टम था, लिपि नहीं थी, उसको इन्होंने देखा और उसके आधार पर इन्होंने बड़ा काम किया जी। और 6 बिंदुओं पर आधारित जी। एक लिपि का निर्माण किया। और उसके बाद जो है धीरे धीरे ये बात, पहले तो ये कोशिश करते थे रात में, क्योंकि कुछ और करने नहीं दिया जाता था स्कूल में इस तरह से, और उस समय जो स्कूल के घंटे थे वो भी 8 घंटे पूरी पढ़ाई करनी पड़ती थी इन बच्चों को। तो रात को जग जग के इन्होंने काम किया, एक दूसरे को सिखाया, पता चला तो इन्हें रोका भी गया। जी। और पहली बार आप ये समझिए जी कि 1940 के दशक में, जब इनके स्कूल की जो पुरानी बिल्डिंग थी बहुत गल गई और नए उसी स्कूल को नई इमारत में स्थानांतरित किया गया, मुझे वो इमारत और वो स्कूल देखने का अवसर मिला। क्या बात है सर। जहाँ ये अंतिम वर्षों में रहते थे। जी। तो वहाँ जाकर इन्हें ये अनुमति मिली कि ये ब्रेल को जो इन्होंने बनाई है, इसको दूसरों को खुले रूप से सिखा सकते हैं दिन में भी, अगर कोई बच्चा चाहे। अच्छा। तो ये बहुत लोकप्रिय हुए, बहुत लोगों ने ब्रेल सीखी और उसके बाद में इनके मृत्यु तक तो इसको जो है मिल नहीं पाई थी जो है औपचारिक मान्यता। जी। तो इनकी मृत्यु के 2 वर्ष बाद, अच्छा, वहाँ फ्रांस में जी। सरकारी तौर पर इस लिपि को मान्यता मिली। अच्छा। तो बड़ा संघर्ष करना पड़ा और इसी कारण कुछ उनका जीवन ऐसा था, जी। कुछ वो बड़ी सीलन भरी कोठरियों में रहे। अच्छा। तो उन्हें क्षय रोग हो गया था बहुत वर्ष पहले। तो इस तरह करते करते कहीं कोई सर ऐसा उदाहरण भी मिलता है कि इस बात का भी उनको एक दर्द था कि उनके जीते जी इसको लिपि की मान्यता नहीं मिल पाई,
ब्रेल को? ये ऐसा तो है कि ये तो सोचने समझने की बात है जी। जब कोई आदमी बिल्कुल गरीब होता है और उसे 10 रुपए मिलने लगे जी आज भी जी रोज पे, तो वो खुश होगा। जी जी तो जी वो अपने दर्द को बखान करने की बजाय जी वो इस बात की प्रशंसा करेगा कि जिन्होंने मुझे 10 रुपए दिए, जो मुझे 10 रुपए में, क्योंकि पैसे की दृष्टि से तो वो इतना गए गुजरे नहीं थे, जी क्योंकि वो उसी स्कूल में 1829 में शिक्षक बन गए थे, सहायक, फिर उन्हें जी जी पदोन्नति भी मिलती रही, काम भी करते रहे। जी इसके साथ साथ वो चर्च में जाकर ऑर्गन भी बजाते थे, जी ट्यूशंस भी करते थे। जी तो आर्थिक दृष्टि से संपन्न समझना चाहिए थे वो। जी और अपने दुख को इसलिए नहीं, उन्होंने, क्योंकि कोई उनकी लिखी हुई पुस्तक तो मिली नहीं है। जी। हाँ, उनके लिखे कुछ पत्र मिले हैं। अच्छा। और उनको मैंने स्वयं पूरे ढंग से नहीं पढ़ा है। अच्छा अच्छा। केवल उनके कुछ उद्धरण, कुछ संदर्भ देखे हैं। जी। वो फ्रेंच में है और वही है। तो जब मैं गया तब तक तो ये भी पता नहीं था कि वो उपलब्ध हैं। तो सर उनकी लिखी हुए ब्रेल पत्र संजो करके रखे गए हैं क्या कहीं? नहीं, ऐसा है कि जी ब्रेल जो चीज वहाँ मैं देख सकता था, एक तो ये कि जो उनके गुरु कोई ने जिस तरह की स्पर्श लिपि जी सामान्य अक्षरों को तोड़ मोड़ के बड़ा करके बनाई थी, उसकी तो कुछ पुस्तकें वहाँ मिलती हैं, मैंने देखी थी। अच्छा। जैसे मोटे गत्ते पर को भिगोया और उसके पीछे से ये अ या ए को जोर से दबाया तो एक तरफ उभर जाएगा वो, और वो उभर गया तो ऐसे दो चार एक लाइन में 2-3 अक्षर जो भी आए उनको फिर सुखा लिया गया। सुखाने के बाद दूसरा ऐसा ही मोटा पेज लिया और 2 को मिलाकर गोंद से चिपकाकर उसको एक पेज बना दिया। तो इस तरह से वो पढ़े जाते थे। और नेचुरली वो तो एक पेज में एक लाइन में 3-4 या एक शब्द या 2 शब्द ही आ सकते थे। तो वो था तरीका, वो पुस्तक मैंने देखी। अच्छा। लेकिन लुई ब्रेल ने भी जो लिखे थे पत्र, जी जी जी, उस समय उनको इस ढंग से सिखाया जाता था जी कि सामान्य पेंसिल से 2 लाइनों के बीच में रखते हुए जो कुशाग्र बुद्धि बालक थे जी, वो सामान्य अक्षर, जैसे आपने देखेंगे ABCD उसमें होता है सिवाय W को छोड़कर फ्रेंच में, तो वो अक्षर सामान्य अक्षर लिखना सिखाते थे, उसी में 2-4 पत्र लिखना। और ये इसलिए था कि उस तरह से उभरे हुए अक्षरों में पढ़ सकते, तो लिख तो नहीं सकते थे जी, कोई सिस्टम नहीं था। तो वही सामान्य लिपि में लुई ब्रेल साहब के कुछ, मैं समझता हूँ, लगभग 20 पत्र मिलते हैं जो उन्होंने अपने माता पिता या मित्रों को लिखे थे। अच्छा। वो हैं वहाँ पर, जो आजकल म्यूजियम है। जी। ये बाद की बातें हैं कि जो कभी घर था फिर किसी ने लिया, फिर देखिए 100 वर्ष लगे उनको पूरी तरह से मान्यता प्राप्त करने में, लगभग जी, क्योंकि उनकी कब्र तो उनके घर जो गांव था वहाँ थी जी। तो 1952 में उनकी मृत्यु के 100 वर्ष के बाद जी। तो बहुत लोगों ने कहा ब्लाइंड में औरों ने कि ये तो इतने महान व्यक्ति हैं, इनका तो राष्ट्रीय कब्रगाह में होना चाहिए इनका स्थान जी। तब वो सरकार ने माना और उनकी कब्र वहाँ से अस्थियां निकाल कर जी, अब जो राष्ट्रीय कब्रगाह है पेरिस में जी, वहाँ उनकी कब्र है। लेकिन जी, साथ ही उनके गांव में भी उनकी कब्र के ऊपर एक कलश है जी, जिसमें उनके हाथों की हड्डियां अच्छा, आज भी वहाँ रखी गई हैं। क्या बात है। क्योंकि उनके गांव वालों ने कि देखिए जो प्रसिद्ध हो जाए, वो तो विश्व प्रसिद्ध हो गए। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा हमारे गांव का तो कुछ तो होना चाहिए। सही है। तो जो उनका घर था वहाँ उसको एक तरह से अजायब घर या वो म्यूजियम बनाया गया जी। वो जो उनके हाथों की हड्डियों की है वो कलश वहाँ है, और भी कुछ चीजें जो उन्होंने इस्तेमाल की वो वहाँ है। तो बहुत जबरदस्त सर।
आज करीब करीब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, लेकिन जिज्ञासावश एक प्रश्न फिर भी मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है जो मैं आपसे पूछना जरूर चाहूंगा सर, कि ब्रेल लिपि की पहली आधिकारिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? ऐसा कोई अगर अध्ययन आपने किया हो? हाँ, ये तो मैं बता सकता हूँ, और इसमें जहाँ तक हस्तलिखित जी, मतलब हाथ से लिखी हुई जी पुस्तक ब्रेल में जी, वो तो उन्हीं के स्कूल में तैयार की गई थी। अच्छा। और मैं क्योंकि पूरा याद नहीं इसलिए कहना नहीं चाहूंगा जी। और जहाँ तक मुझे ध्यान आता है, ये बाइबल के कुछ चैप्टर्स थे। अच्छा। इसके बाद में पूरी पुस्तक एक लगभग 18-20 खंडों में थी जी। वो इंग्लैंड में जी बनाई गई। उस बाय चांस उसका भी नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, क्योंकि इंग्लैंड में 1860 के दशक में ही जी वहाँ पर जो एक दृष्टिबाधित व्यक्ति थे जी, उन्होंने ये कमेटी बनाकर सबने ये निश्चय कर लिया था कि हम कोई लिपि और इस्तेमाल नहीं करेंगे, ब्रेल लिपि इस्तेमाल करेंगे। तो पूरी तरह से वहाँ पर यह 1860 के दशक में शुरू हो गया था जी जी जी। बल्कि उनका नाम था डॉक्टर आर्मिटेज। डॉक्टर आर्मिटेज, ओके। तो डॉक्टर आर्मिटेज वाकई वो जो है चिकित्सक थे, फिर वो दृष्टिहीन हो गए और उन्होंने बहुत बड़ी धनराशि इस काम के लिए जो है वो दान की थी जी। ब्रेल का उत्थान विकास, और उसमें वो उन दिनों भी एक छोटी पत्रिका छापते थे जी। तो इस तरह से ये काम आगे बढ़ा। बाकी चलिए सर, बहुत धन्यवाद, बहुत जबरदस्त। मतलब आपसे बात करते करते सर मुझे लगता है कि 8-10 घंटे भी बीत जाए तो जो आपका खजाना है वो कम नहीं होने वाला है। नहीं, मुझे भी आनंद आता है जी जी जी। तो जब कोई पूछता है तो मैं एक के साथ छोटी मोटी जानकारी अतिरिक्त जोड़ ही देता हूँ। रुक नहीं पाता। तो चलिए सर, अगले शनिवार फिर आपसे बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा जी। और लुई ब्रेल साहब के बाद, ब्रेल की मान्यता मिलने के बाद क्या ब्रेल की स्थिति रही और कैसे ब्रेल आगे बढ़ी, इस पर चर्चा की जाएगी जी। आज सर बस इजाजत दीजिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप कोई भी प्रतिक्रिया या अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 9414151415 पर, और सुनते रहिए रेडियो मधुबन। एंड्रॉइड प्ले स्टोर से आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप रिकॉर्डिंग क्लब के किसी भी मंच पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। चलिए श्रोताओं, अगले शनिवार का इंतजार कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।